जय हिंद दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स सब्जेक्ट के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम 30 जुलाई को होने वाला है। उसमें यह सभी जो क्वेश्चन है आने का जो संभावना है बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए बिना समय गवाए यह सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सवाल नंबर 4 कि विराम की स्थिति में प्रारंभ कर एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से गमन कर रही है तो 5 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगी। ऑप्शन दिया गया है ए 10 मीटर, ऑप्शन बी दिया गया है 30 मीटर और ऑप्शन सी दिया गया है 25 मीटर और ऑप्शन डी दिया गया है 5 मीटर। आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि विराम की स्थिति से प्रारंभ कर एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से गमन कर रही है तो 5 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगी। आपसे पूछा जा रहा है 5 सेकेंड में जितना तय किया गया है दूरी आपसे पूछा गया है, तो आप सभी को बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। सही उत्तर कौन सा होगा इसका बताना है। तो देखिए, विराम की स्थिति से चल रही है, ठीक है ना। तो आपका जो है यू जो हो गया वो आपका 0 हो गया। यू जो है विराम की स्थिति से चल रही है तो u जो है आपका वो 0 हो गया। a जो है आपका दिया गया है कितना, वो है 2 मीटर पर सेकेंड दिया गया है और आपका समय जो है t जो है वो 5 सेकेंड दिया गया है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि न्यूटन के सेकेंड लॉ के सूत्र के द्वारा कि s बराबर जो होता है ut प्लस 1/2 at² होता है, यह सूत्र है। तो u का मान कितना है, u का मान 0 है तो यहाँ पर 0 डाल देते हैं और प्लस 1/2 a का जो मान है वो कितना है, वो है 2 और t का जो मान है वो कितना है 5। तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 25। तो आपका निकल कर आ रहा है 1/2 गुने 2 गुने में 25 आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर आप काटिएगा 2 से 2 कट जाएगा तो वो आपका जो मान आ गया वो आएगा 25 मीटर, ठीक है ना। ये आपका आएगा 25 मीटर। तो सवाल नंबर 4 का जो सही ऑप्शन होगा ना वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 2 कि मनुष्य को सुनाई देने वाली ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आती है। चलिए आप सभी को बताना है कि मनुष्य को सुनाई देने वाली ध्वनि तरंगे कौन सी सीमा के अंतर्गत आती है। ए 0 से 1 लाख हर्ट्ज तक, या बी 0 से 50 हर्ट्ज तक, या सी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, या डी 5 से 20 लाख हर्ट्ज तक। काफ़ी बार पूछा गया यह क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सभी को बताना है कि मनुष्य को सुनाई देने वाली ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आती है। तो आप सभी जानते हैं कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के अंतर्गत में आती है। तो सवाल नंबर 2 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 3 कि रेल की पटरी किस धातु की बनी होती है। ए इस्पात की, बी तांबे की, या सी पिटवा लोहे की, या डी ढलवे लोहे की। तो आप सभी जानते हैं कि रेल की जो पटरी होती है, रेल की जो ब्रिज होती है वो इस्पात धातु की बनी होती है। तो सवाल नंबर 3 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 5 की समान द्रव्यमान के 2 पिंडों का वेग क्रमशः v तथा 3 वोल्ट हो तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है ए 1:3, या बी 3:1, या सी 1:9, या डी 1:1। आप सभी से पूछा जा रहा है कि सवाल नंबर 5 की समान द्रव्यमान के 2 पिंड दिया गया है, एक है 1 वोल्ट का और दूसरा दिया गया है 3 वोल्ट का। तो यह दोनों का गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² होता है, आप सभी जानते हैं। तो आप सभी से भी पूछ रहा है, वेग का पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1:3 का स्क्वायर कीजिएगा v का, तो 1 का स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा आपका 1 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो आ जाएगा 9। तो सवाल नंबर 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 6 कि 5 और 20 के मात्रकों वाले 2 सदिशों के परिणाम सदिश का न्यूनतम मान क्या होगा। ए
25 मात्रक, या बी 100 मात्रक, या सी 20 मात्रक, या डी 15 मात्रक। आप सभी से पूछा जा रहा है कि 5 और 20 मात्रकों वाले दो सदिशों की परिणाम की न्यूनतम मान क्या होगी। तो आप सभी जानते हैं कि न्यूनतम मान यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है, तो वो जो आपका निकल कर आ जाएगा, वो आपका मात्रक निकल कर आ जाएगा, वो 15 न्यूनतम मात्रक आ जाएगा। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 6 का जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ, सवाल नंबर 7 कि उस ताप को बताएं जब सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही पाठ्यांक देते हैं। ए 40 डिग्री, या बी -140 डिग्री, या सी -40 डिग्री, या डी 21 डिग्री। आप सभी को बताना है कि वैसे तापमापी बताना है कि जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट एक समान ताप में आ जाते हैं, कितने डिग्री पर वो सेम आते हैं सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। तो आप सभी जानते हैं कि -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट तापमापी का एक ही पाठ्यांक होते हैं। तो सवाल नंबर 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 8 कि किसी स्थान पर मुक्त रूप से लटकाए गए चुंबक के अक्ष में गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर समतल को उस स्थान को हम क्या कहते हैं। ए चुंबकीय अक्ष, या बी चुंबकीय यामोत्तर, या सी भौगोलिक यामोत्तर, या डी चुंबकीय क्षेत्र। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि किसी भी स्थान पर मुक्त रूप से लटकाए गए कोई चुंबक के अक्ष में गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर समतल को उस स्थान को हम क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी चुंबक के अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर समतल को उस स्थान को हम चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। उस स्थान को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। तो सवाल नंबर 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, काफ़ी वायरल क्वेश्चन है, यह काफ़ी वीवीआई भी है कि डायनमो का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए, या बी चुंबकीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए, या सी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए, या डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। डायनमो का काम क्या है, डायनमो का कार्य क्या है, आप सभी को बताना है। डायनमो का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम डायनमो का उपयोग करते हैं। तो सवाल नंबर 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 10 कि 100 वाट का एक बल्ब 20 घंटे तक जलाते हैं तो कितना यूनिट बिजली खर्च होगी। ए 20,000 यूनिट, या बी 20 यूनिट, या सी 2 यूनिट, या डी 5 यूनिट। आप सभी जानते हैं कि एक यूनिट बराबर जो होता है वो होता है 1000 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वाट दिया गया है और घंटा दिया गया है, मतलब 100 वाट दिया गया है और घंटा दिया गया है। तो यहाँ पर यूनिट पूछा जा रहा है, तो 100 गुने 20 को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आ जाएगा 2000। तो 2000 को अगर आप यूनिट में बदलिएगा तो वो आपका यूनिट आएगा 2 यूनिट। ठीक है ना। तो सवाल नंबर 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी 2 यूनिट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 14 कि यदि बिजली की चमक से 3 सेकेंड बाद गर्जन सुनाई पड़ता है तो त्वरित की दूरी कितनी थी यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड है। ए 330 मीटर, या बी 990 मीटर, या सी 900 मीटर, या डी 99 मीटर। चलिए आप सभी को बताना है कि यदि बिजली की चमक से 3 सेकेंड बाद गर्जन सुनाई पड़ता है, मतलब आपका समय जो दिया गया है वो है 3 सेकेंड दिया गया है, और त्वरित की दूरी कितनी होगी और ध्वनि का वेग जो दिया गया है वो भी जो दिया गया है वो 330 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी से पूछा जा रहा है, दूरी पूछा जा रहा है, डी पूछा जा रहा था। डी बराबर आप सभी जानते हैं v इंटू टी हो जाएगा। तो v का मान कितना दिया है 330 और t का मान दिया गया है 3। तो 330 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो कितना आ जाएगा, वो आपका मान निकल कर आ जाएगा 990 मीटर मान निकल कर आ जाएगा। तो सवाल नंबर 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन होगा आपका बी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 15 की धूमकेतु
की पूंछ होती है? ए सूर्य की ओर, या बी सूर्य के विपरीत ओर, या सी मंगल की ओर, या डी पृथ्वी की ओर। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। धूमकेतु की पूंछ होती है, तो आप सभी जानते हैं कि धूमकेतु की जो पूंछ होती है वो सूर्य के विपरीत ओर होती है। धूमकेतु की जो पूंछ होती है वो सूर्य के विपरीत ओर होती है। तो सवाल नंबर 15 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 16 कि टंगस्टन कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है? ए 3000 30,000 डिग्री सेल्सियस पर, या बी 300 डिग्री सेल्सियस पर, या सी 30 डिग्री सेल्सियस पर, या डी 3000 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए आप सभी को बताना है, यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना, यह वीवीआई आप लिख लीजिएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा और यह काफ़ी बार पूछा गया भी है। ठीक है ना, चलिए आप सभी को बताना है कि टंगस्टन कितना डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। सवाल का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सभी जानते हैं ना कि टंगस्टन जो है वो 3000 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है। तो सवाल नंबर 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है कि सवाल नंबर 17 कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई होता है? ए ऊर्जा का, या बी कार्य का, या सी बल का, या डी आवेश का। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है मात्रक से। आप सभी को हमने बताया है कि मात्रक से हर साल बिहार पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछता है और इस बार भी संभावना है कि बिहार पॉलिटेक्निक से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ बैठे। आप सभी को हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दे दिए हैं कि मात्रकों का एक पॉलिटेक्निक के प्लेलिस्ट में जाइए पॉलिटेक्निक डाउट में, और उसमें मात्रक का एसआई यूनिट से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है। उसमें 40 से 50 एसआई यूनिट से जुड़ी क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अगर आप उसको देख लेते हैं तो एसआई यूनिट से अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप सभी से पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? सवाल नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक होता है वो ऊर्जा का होता है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 18 कि एक पिंड विराम से चलकर समान त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड के साथ चल रहा है, तो 5 सेकेंड में तय की गई दूरी बताइए। ए 50 मीटर, या बी 125 मीटर, या सी 250 मीटर, या डी 50 मीटर। चलिए आप सभी से पूछा जा रहा है कि सवाल नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि एक पिंड विराम से चलकर समान त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड के साथ चल रहा है, तो 5 सेकेंड में तय की गई दूरी पूछ रहा है। आप सभी से यहाँ पर दूरी पूछ रहा है, तो देखिए पिंड जो है विराम से चल रहा है, तो मतलब u जो आपका निकल कर आ गया वो आ गया 0, और त्वरण जो है a जो है आपका निकल कर आ गया 10, और समय जो है ना t जो आपका निकल कर आ गया 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड निकल कर आ गया। तो यहाँ पर न्यूटन के सेकेंड लॉ यहाँ पर लगाते हैं तो s बराबर जो आ रहा है वो आपका आ जाएगा ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, वो आ जाएगा AT स्क्वायर। तो एस बराबर जो आपका UT जो है वो आ गया 0 प्लस में 1/2 ए का जो मान है वो है 10 गुने समय जो है वो है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर मतलब 1/2 10 गुने 25। तो अगर इसको हम काटते हैं 2 से 10 को तो 5 मरते में कट जाएगा। 5 गुने 25 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका जो आ जाएगा 50-25 वो आ जाएगा आपका 125। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 18 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा 125 मीटर। ठीक है, तो सवाल नंबर 18 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 4 की फ्यूज तार का गलनांक है ए उच्च, बी कम, या सी परिवर्तनशील, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सभी को बताना है कि फ्यूज तार का गलनांक कि क्या है कारण। उच्च विद्युत मतलब हाई डेंसिटी होगी, उसकी हाई इलेक्ट्रिसिटी होगी, या कम, या परिवर्तनशील, या डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी को बताना है कि फ्यूज तार का गलनांक होता है तो वो कम हो जाता है। ठीक है, कम होता है। तो सवाल नंबर 4 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम सभी देख चुके हैं पहले कई वीडियो में। ठीक है ना, चलिए सवाल नंबर 15 आप सभी से पूछ रहा है कि समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उपयोग किसका हम करते हैं समुद्र की गहराई नापने के लिए। ऑप्शन ए दिया गया है माइक्रोफोन का,
बी दिया गया है फेदोमीटर का, ऑप्शन सी दिया गया है रेडार का, या डी इनमें से सभी। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि समुद्र की गहराई नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो देखिए माइक्रोफोन का उपयोग हम अपने मोबाइल में डीजे उजे बजाने वाले साउंड में हम लोग करते हैं। फेदोमीटर का उपयोग हम लोग समुद्र की गहराई, फेदोमीटर को हम समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं, उपयोग में लाते हैं समुद्र की गहराई नापने के लिए। ठीक है, तो सवाल नंबर 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 5 कि एक विद्युत बल्ब 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो इसमें धारा होगी ए 0.4 एम्पियर के, या बी 12 एम्पियर के, या सी 2.5 एम्पियर के, या डी 5 एम्पियर के। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में पूछता भी है। ठीक है ना, तो आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो इसमें धारा क्या होगा, आई आप सभी से पूछा जा रहा है। तो देखिए 12 वोल्ट को 60 से अगर आप काट दीजिएगा, 60 5 12 को अगर काटिएगा तो ये कितना एम्पियर ला देगा, तो ये एम्पियर ला देगा 5 एम्पियर। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यह सभी जो क्वेश्चन अभी लगातार हम लोग देख रहे हैं सभी के सभी सिंपल क्वेश्चन है। आप सभी को गलती नहीं करना है, कम ओवर कॉन्फिडेंस में भी और ऐसे भी आपको गलती नहीं करना है। ठीक है ना, चलिए सवाल नंबर 9 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आप सभी को बताना है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ए ऊर्जा संरक्षण पर, या बी द्रव्यमान संरक्षण पर, या सी रेखीय संवेग संरक्षण पर, या डी कोणीय संवेग संरक्षण पर। चलिए आप सभी को बताना है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, चलिए आप सभी बताइए कि सवाल नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि रॉकेट जो है ना, रॉकेट वो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। ठीक है, अगर रेखीय ना देकर संवेग संरक्षण भी दे दिया जाए तो उसमें आप संवेग संरक्षण मार दीजिएगा। ज़्यादातर ऑप्शन में संवेग संरक्षण ही दिया जाता है। ठीक है ना, रेखीय न देकर संवेग संरक्षण आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा, तो उसमें भी आपको मिस नहीं करना है, आपको इसको दिक्कत नहीं लेना है। ठीक है ना, तो रेखीय संवेग अगर पूछे या संवेग संरक्षण पूछे तो आप आराम से रॉकेट का सिद्धांत पर मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 7 कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, सूर्य की जो किरणें जो है वो पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है, ए चालन द्वारा, या बी संवहन द्वारा, या सी बी किरण द्वारा, या डी ए और बी द्वारा। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन होगा। सवाल नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप सभी को बताना है कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, ए चालन द्वारा, बी संवहन द्वारा, या सी विकिरण द्वारा, या डी ए और बी द्वारा। अच्छा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप सभी का लाइट्स चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अच्छे से कंप्लीट है या नहीं। अगर आप सभी का कंप्लीट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर बताइएगा। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक डेडिकेटेड वीडियो ओनली फॉर लाइट्स चैप्टर का लेकर आएंगे, जिसमें से ज़्यादा संभावना करेंगे कि 100 से 200 क्वेश्चन ऐसा लाएं कि लाइट्स चैप्टर से अगर पूछ बैठे तो वो 200 ही क्वेश्चन में से आपको एग्ज़ाम में पूछेगा। जो ऐसा क्वेश्चन लाया जाएगा कि 200 जो क्वेश्चन रहेगा उसी में से आपको एक एंट्रेंस एग्जाम में पूछना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका लाइट चैप्टर कंप्लीट है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगर कंप्लीट है तो बहुत ही बेहतर है। अगर नहीं भी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर है भी तो यस लिखकर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 7 कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है, ए चालन द्वारा, बी संवहन द्वारा, या सी विकिरण द्वारा, या डी ए और बी द्वारा। तो आप सभी जानते हैं ना कि सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं वो किस प्रकार पड़ती है, तो वो मतलब
किरणें द्वारा पहुंचती है, तो विकिरण द्वारा वो पहुंचती है पृथ्वी तक। सूर्य की जो प्रकाश की ऊर्जा है वो विकिरण द्वारा पहुंचती है पृथ्वी तक। तो सवाल नंबर 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, देखिए यह सभी जो क्वेश्चन है ना, एक मतलब क्वेश्चन देखने ही के बाद आप लोगों को इसी वक्त आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। यह जो क्वेश्चन है ना काफ़ी ईजी है। अगर बिहार पॉलिटेक्निक में, देखिए बिहार पॉलिटेक्निक में इस बार जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो मीडियम रहेगा, तो पूछने का जो चांस है ना ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ बैठता है। ठीक है, सदिश अदिश न पूछकर अगर त्वरण और सदिश ही पूछ ले तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप सभी से लगभग पूछेगा। तो हम लोग क्वेश्चन को ऐसा ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पूछने का जो संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है सवाल नंबर 10 कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, ए आवेग, बी संवेग, या सी विस्थापन, या डी त्वरण। चलिए आप सभी को बताना है कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, आवेग, संवेग, विस्थापन या त्वरण। तो आप सभी जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो सवाल नंबर 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 12 कि सूर्य किस प्रकार का पिंड है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में पूछेगा। सूर्य किस प्रकार का पिंड है, ग्रह, उपग्रह, तारा या नक्षत्र। आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सूर्य किस प्रकार का पिंड है, ग्रह, उपग्रह, तारा या नक्षत्र। चलिए आप सभी बताइए सवाल नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए सूर्य जो है ना वो तारकीय पिंड है, याद रख लीजिएगा सूर्य जो है वो तारकीय पिंड है। तो सवाल नंबर 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 11 कि जब जहाज नदी से समुद्र में आता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है क्योंकि ए समुद्र में जल का घनत्व अधिक होता है, या बी समुद्र तट पर दबाव होता है, या सी जहाज का घनत्व बदल जाता है, या डी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। चलिए सवाल नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है कि जहाज जब नदी से समुद्र में आती है तो कुछ ऊपर उठ जाती है, इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है। सवाल नंबर 11 का सही ऑप्शन कौन होगा आप सभी को बताना है। तो देखिए जहाज अगर नदी से समुद्र में आती है तो वो कुछ ऊपर उठने का जो रीज़न है उसके जल का घनत्व बहुत ही ज़्यादा अधिक होने के कारण नदी से समुद्र में जाते ही जहाज ऊपर की ओर उठने लगती है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 11 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 13 कि किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। आप सभी से पूछा जा रहा है कि किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और वेग उसका जो है आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि वेग को अगर आधा कर दिया जाए तो वो क्या होगा, उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक है कि उसका वेग अगर आधा कर दिया जाए तो वो आधी हो जाएगी। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 3 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 14 कि इनमें से किस स्थिति में नाव अधिक अस्थायी होगी। ए सभी यात्री नाव में खड़े रहेंगे तब, या बी सभी यात्री नाव में बैठे रहेंगे फिर, या सी आगे खड़े तथा आधे बैठे रहेंगे तब, या डी नाव में कोई यात्री नहीं रहेगी तब। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 14 का होगा कि किसी भी स्थिति में नाव अधिक अस्थायी कब होगा, कौन सी स्थिति में नाव सबसे अच्छा पोजीशन में कौन सी स्थिति में रहेगा, आप सभी को बताना है। सवाल नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए नाव का जो इस प्रकार जो आरक्षण आकार बना रहता है तो उसमें अगर आप खड़ा रहिएगा तो आपका भी जो है कुछ हवा में रहेगी आपका बॉडी और कुछ उसके नाव में पकड़ के रहेगी, मतलब पृथ्वी का उसका गुरुत्वाकर्षण में रहेगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नाव अधिक अस्थायी कब रहेगी, जब यात्री अपने नाव में अपने स्थान पर बैठे रहेगी तभी जाकर नाव जो है अस्थायी रूपी रहेगी। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ना वो हो जाएगा बी सभी यात्री नाव में बैठे रहेंगे तभी अधिक अस्थायी रहेगी। ठीक है, चलिए